ग्रामीण समाज विकास का पार्ट 3 लेकर आया हूं। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास पर चर्चा की और आपको यहाँ धन्यवाद देना चाहिए अमित सर का, जिनके माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास पर चर्चा की, ग्राम को समझा, हम लोगों ने समाज को समझा और विकास को समझा। बहुत सही तरीके से ढंग से हमने एक बिंदुओं को देखा और अंतिम रूप पर जो हमने पिछली कक्षा पे जो हम लोग काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे हम लोग स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन हम लोग बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन की। हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन की परिभाषा देखी थी, क्योंकि स्थानीय स्वशासन से ही ग्रामीण परिवेश स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। आपकी परीक्षा के लिए बिंदु और अगर प्रश्न कहीं से बनने प्रारंभ होंगे, जहां से प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ होती है, वो से ध्यान दीजिए स्थानीय स्वशासन से। हमने पिछले लेक्चर पर देखा था कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा भी आपको बताई हुई थी कि हमने स्थानीय स्वशासन का सीधे सीधे अर्थ आप अपने दिमाग पर बिठा लीजिए, जो कि आपको सही से समझना है कि जो गांव के लोग हैं उन लोगों को भी प्रशासन में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। इस प्रकार की कई सारी बातों को लेकर हमने आगे आपको बताया था। तो स्थानीय स्वशासन की जो आपको विशेषता याद रखनी है कि यही है, जो भाई गांव के लोग हैं, ध्यान सुनिए, जो गांव के लोग हैं, इन गांव के लोगों को सरकार के साथ पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? सरकार के साथ पार्टिसिपेट करना है। कहने का तात्पर्य है कि सत्ता ही संपूर्ण शक्ति नहीं है, इसलिए हमने शक्ति का विकेंद्रीकरण कराया था। पिछले लेक्चर में आपको एक शब्द मिला था जिसे मैंने डिफाइन किया था, विकेंद्रीकरण। अब हम लोग समझते हैं कि भाई गांव के लोग सरकार के साथ भागीदारी करेंगे, इसलिए सत्ता केंद्रित नहीं होगी, सबको शक्तियां मिलेंगी और सब अपनी समस्या का समाधान करेंगे। हम लोगों ने पिछली बात की थी, मैं आपको चर्चा चालू, मैंने एक प्रश्न दिया था, मैंने एक शब्द लिखा तुम्हारे सामने, नियुक्ति। हमने कहा लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये वाले प्रश्न की बात की थी। इस प्रश्न को मेरी बात से समझिएगा। देखिए, नियुक्ति का मतलब एक चयन प्रक्रिया है पूरी लेखपाल की। आपका सबसे पहले आवेदन आएंगे, पेपर होगा, ठीक है, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपको भर्ती के लिए जो भी स्थान मिलेगा। लेकिन इसकी जो वास्तविकता में इस नियुक्ति संबंधित जो प्रश्न आपको बताना चाहता था, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको जानकारी के बताया, नियुक्ति शब्द लिखकर जो 2015 का पेपर था, वहां पर मैं एक ऐसी बात करूं, ट्रांसफर। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है, और उस समय आपके पेपर में विकल्प इस प्रकार के थे, ये बता दे रहा हूं। मैंने आपसे कल कहा था, मैंने आपसे कल कहा था प्रश्न वगैरह सोचना, ये साधारण प्रश्न नहीं जैसे मैंने आपको इस तरीके से पूछा था, लेकिन अब पिछली क्लास का प्रश्न था, लेकिन मुझे जो बताना था मैं आपको वो बात बता दे रहा हूं। ध्यान सुनिए, लेखपाल का, देखिए लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है, विकल्प आपके सामने, जरा सुनिए। लेखपाल ट्रांसफर करता है, देखिए एसडीएम। मैं आपको बता दूं एक बात, पहले से उत्तर बता दे रहा हूं, फिर से सुनिए। अब विकल्प इस प्रकार के थे, तहसीलदार, दूसरा विकल्प था नायब तहसीलदार, तीसरा आपका जो विकल्प पूछा गया था परीक्षा में, तीसरा जो विकल्प था, ध्यान सुनिएगा, विकल्प था कानूनगो। चौथा जो आपका विकल्प पूछा गया विकल्प था, वो था परगना, ये, और पांचवा विकल्प सभी। पहले का तात्पर्य सभी का, मेरा यह तात्पर्य है कि क्या लेखपाल का जो ट्रांसफर होता है कोई भी कर सकता है, या लेखपाल का ट्रांसफर किसी के द्वारा हो सकता है। तो मेरी बात सुनिएगा, 2015 का जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी, वहां पर यह प्रश्न आया था कि लेखपाल का ट्रांसफर कौन कर सकता है, कौन लेखपाल का ट्रांसफर करेगा। देखिए, विकल्प तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, परगना और सभी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं यहां पर कि देखिए, ये शब्द आपको दिख रहा है, ये परगना, ठीक, ये परगना शब्द दिख रहा है, जो ये परगना फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, इसलिए मैं बातों को, बहुत छोटी छोटी बातों को बारीकी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 20-25 का मैं लेक्चर इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को परेशानी भी ना हो और आप लोग देख सके, क्योंकि हमारा कोर्स पूरा पैड है और आप लोग देखते हो। इसे परचेस करने के बाद आपने सुनिश्चित कर लिया कि बनने वाला पेपर आपके नोट से बनेगा, जो हमारे द्वारा आपने बनाया है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अगर मैं आपको अर्थ बताने का प्रयास करूं, तो इसका अर्थ होता है काफी गांवों का, बहुत गांवों का एक मुखिया।
गांव का एक मुखिया, बहुत सारे गांव जिसके अंतर्गत होते थे तो वहां फारसी भाषा में उसे हम लोग परगना कहते थे। इसी प्रकार तहसील भी, तहसील के अंदर बहुत सारे गांव ही तो आते हैं, और तहसीलदार के अलावा जो दूसरा वहां का अधिकारी होता है तहसील का, उपजिला अधिकारी, वही तो होता है एसडीएम। तो अगर हम लोग वहां बच्चे इस शब्द को समझ लेते तो प्रश्न को सही करके आते, लेकिन किसी ने इस प्रश्न को सही नहीं किया। हमने देखा कि अधिकांश बच्चे वहां उत्तर तहसीलदार लगाकर लाए 2015 के इस पेपर के लिए। आइए हम लोग बात करते, तो आज आपको बात पता चली कि लेखपाल का जो ट्रांसफर करेगा वो कौन करेगा भाई? लेखपाल ट्रांसफर एसडीएम करेगा, उपजिला अधिकारी करेगा, उपजिला अधिकारी एसडीएम, या इसे फारसी भाषा में एक दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है? परगना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको काफी बातें बताई थी, जैसे आज मैं फिर वहीं से स्टार्ट करता हूं। स्थानीय स्वशासन, देखिए बच्चा स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो हमने कहा स्थानीय स्वशासन सबसे पहले आपको मिलता बच्चा मौर्य काल में। बच्चा कहां मिलेगा? मौर्य काल में। स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले कहां मिलती है हमें? मौर्य काल में। मौर्य काल में ऐसी प्रथा बनाई गई थी कि जहां जनता अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके, केवल राजा ही पूर्णतः शक्तिशाली ना हो, जनता को अपने कार्यों के प्रति जागृत करना, इस प्रकार की बातों का कहीं प्रारंभ हो गया था, तो वो हो गया था मौर्य काल से। आप लोग जानते हो कि नंद वंश के बाद मगध में जिस वंश का राज आया उसका नाम था और मौर्य काल। ठीक, मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश की हम लोग बात करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के शासनकाल में हमें स्थानीय स्वशासन की बात मिलती है, जबकि नंद वंश का था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। आइए अब देखा जाए, दूसरी बात देखा जाए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यकाल में स्वशासन। देखना बच्चों, मेरी इस बात को याद रखना, अब बिल्कुल आसान तरीके से अब प्रश्न आने वाले हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। पहली बात, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कहां मिला सर? मौर्य काल, प्राचीन, जब मगध चल रहा था। देखिए आप लोग देखते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं कई बार कि आपने इतिहास को कितने भागों में बांटा था। एक हम लोगों ने बात की थी प्राचीन इतिहास, एक हम लोगों ने बात की थी मध्य इतिहास, एक हम लोगों ने बात की थी आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर हम लोगों ने जो चर्चा की थी आगे वो थी हमारी कि हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता के बाद इतिहास। इस प्रकार से हम लोग इतिहास जानते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से इतिहास जानते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता के बाद इतिहास। फिर हम लोग बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। तो याद रखना, प्राचीन में स्थानीय स्वशासन क्या मिलता है? बोलो सर मिलता है। प्राचीन इतिहास में भी स्थानीय स्वशासन मिलता है। कहां मिलता है? बताना सर। मौर्य काल में मिलता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और बताना कि मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के शासक को हराकर किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से की थी। लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं कि प्राचीन काल में मौर्य काल में मिला, तो मध्य काल में कहां मिला? तो मध्य काल में बताइएगा, मध्य काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में मिलती है अकबर के काल में। कहां मिलती है? अकबर के काल में। लेकिन अब अकबर के काल मिल गई, अंत में आते आते जैसे औरंगजेब तक ये पूर्णतः खत्म हो चुकी थी। अब औरंगजेब तक पूर्णतः खत्म होती जाए, मुगल शासक आते गए, अंतिम सा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद हम लोगों ने देखे तो अंग्रेज आए। कौन आए भाई? अंग्रेज, जिसे हम लोग आधुनिक भारत के रूप में पढ़ते हैं। जब अंग्रेज आए भैया, तो अंग्रेजों में से आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉर्ड रिपन। ठीक, लॉर्ड रिपन। ठीक, हम आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं। जब आधुनिक भारत आया तो स्थानीय स्वशासन मतलब गांव लोगों को जागृत करने के लिए जो स्वशासन ला रहा था हमें स्थानीय लोगों के लिए। स्थानीय लोगों का मतलब होता, देखिए अगर फिर भी सब मुझे पता है इस शब्द को आप कल्पना नहीं कर पा रहे। स्थानीय का मतलब सीधे समझ लीजिए गांव। क्लियर है कि नहीं? निचले स्तर के लोग। ठीक, तो लॉर्ड रिपन के अनुसार, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक, लॉर्ड रिपन ने, ठीक, मुगल लॉर्ड रिपन ने, आधुनिक भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने, ठीक, 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किया। जब स्थानीय स्वशासन का इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इसे हम लोगों ने नाम दिया हम लोगों ने मैग्ना कार्टा। अगर आपसे पूछा जाए लॉर्ड रिपन के, पूछा जाए, सुनिए मेरे प्रश्न को, लॉर्ड रिपन के
किस प्रस्ताव को किस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, तो 1882 के प्रस्ताव को लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा। लेकिन याद रखिएगा, यहां जो आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है, 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन स्थानीय स्वशासन को ब्रिटिश सरकार ने किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम गांवों के लोगों को किसी प्रकार की शक्ति और जागरूकता देने वाले नहीं है। लेकिन आपको बताना, मैं बता दूं आपको, 1935 में स्थानीय स्वशासन को स्वीकार किया गया। बच्चों ध्यान देना, केवल क्या किया गया है? स्वीकार। स्थानीय स्वशासन को हम लोगों ने अभी यहां पर क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। अब हम लोग स्वीकार करने की बात करें, क्योंकि स्थानीय स्वशासन को हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद हम लोगों ने देखा इसे मैं एक बात और प्रश्न बनूं, साथ कभी क्यों में प्रश्न बन जाए, कभी प्रश्न क्यों में बन जाए, तो क्यों में प्रश्न बने आपको, तो याद रखना, क्यों में प्रश्न याद रखना कि 1882 के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्थानीय स्वशासन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक, किसका दर्जा मिला था भाई? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कैसा दर्जा मिला था? ये पूर्ण राज्य का विषय, पूर्ण राज्य का क्या है? ये विषय। जैसे पूर्ण राज्य के विषय के रूप में से क्या मिला था भाई? दर्जा मिला था। लेकिन ऐसे हम लोग स्वीकार की बात करें तो 1965 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हम लोगों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अगर कभी आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन, मेरी बात समझना, एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं आपको। ठीक, प्रश्न बता दे रहा हूं, स्थानीय स्वशासन। ठीक, स्थानीय शासन सबसे पहले आधुनिक भारत में कौन लेके आया? लॉर्ड रिपन लेके आया। अगर आपसे कभी पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का वस्तुकार, ध्यान सुनिएगा, पहला प्रश्न स्थानीय स्वशासन का वस्तुकार। दूसरा प्रश्न स्थानीय स्वशासन का वस्तुकार। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का, आपसे पूछा जाए शिल्पकार। कौन पूछा जाए भाई? शिल्पकार। या अंतिम रूप में मैं सीधी बात ही बता दूं, आपसे पूछा स्थानीय स्वशासन का जनक, तो वहां आप उत्तर क्या लगाएंगे? मेरी बात सुनिए, स्थानीय स्वशासन का जनक, वस्तुकार, शिल्पकार, तीनों बात आप किससे समझेंगे? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसे बोलते हैं भाई? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगर हम लोग अगली बात करें, तो अगली बात याद रखना, इसके बाद 1935 का शासन अधिनियम आया, और 1965 के शासन अधिनियम आने के बाद, ठीक ध्यान सुनिएगा, 1965 के शासन अधिनियम, देखिए मैं एक बार फिर से बात को बता दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों ने देखा कि स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोगों को जागरूक करना, जनता को अपनी शक्ति बताना, जनता को सरकार के साथ काम करने की शक्ति बताना, जनता अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। इस प्रकार की कई बातों के लिए स्थानीय स्वशासन मतलब निचले स्तरों का तुम्हें वहां पर क्या करना है? विकास करना है। क्या करना है? विकास करना है। ठीक, आई बात समझ में? तो याद रखना, इसके बाद हम लोग देते हैं 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। अभी लागू नहीं किया गया, याद रखना, लागू नहीं हुआ, केवल स्वीकार किया गया है 1935। देखिए हमने सबसे पहले बात की थी 1882 में। 1882 में स्थानीय स्वशासन जैसे आधुनिक भारत में शब्दों को लाने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को इसलिए हमने कहा कि इन्हें हम लोग वस्तुकार, शिल्पकार या जनक कहते हैं। और हमने कहा इनके प्रस्ताव को हम लोग 1882 का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्ण राज्य के विषय का दर्जा मिल गया था। अगर अब लोग अगली बात करें 1935 में से क्या कर दिया गया? अभी स्वीकार किया गया। 1882 में इसका क्या दिया गया? प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद अब लोग देखते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। भारत क्या हो गया? आपको अपना क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम लोग देखते हैं भारत में जो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, यहां तक हम लोग बात करेंगे। भारत में जो संविधान लागू किया गया
26 जनवरी 1950। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तो भारत के सामने कई प्रकार की समस्याएं थी बच्चों। क्या समस्याएं थी, जैसे मैं आपको बता दूं, भारत भूखमरी से मर रहा था। ठीक इस प्रकार की समस्याओं से आपको इंडिया जूझ रहा था। दूसरी समस्या आपके सामने बेरोजगारी थी, किसी प्रकार का रोग, बेरोजगारी थी। और मैं आगे बात बताऊं, भारत में भयंकर तरीके से निर्धनता थी, भारत निर्धन था बिल्कुल तरीके से। और मैं आपको बता दूं, भारत में कृषि जैसी कई प्रकार की समस्याएं थी। इस प्रकार की समस्याओं से भारत गुजर रहा था। आप लोग समझ सकते हैं कि सीधे सत्ता के लोग ऊपर ही बात करते थे, नीचे गांव के लोगों का कोई भी लोग ध्यान नहीं देते थे। आगे क्या होना था, आगे क्या होगा, ये किसी को पता नहीं था। इसलिए वास्तव में अगर हमें नीचे इन सब चीजों से छुटकारा पाना है, तो गांव के लोगों को जागृत करना पड़ेगा। और जागृत करना पड़ेगा तो हमें क्या लाना पड़ेगा, स्थानीय स्वशासन। क्या लाना पड़ेगा भाई, स्थानीय स्वशासन। इसके तहत जब हम लोग अगली बात करते हैं तो एक आपको मैं घटना बता देता हूं 1952 की। ये समझने से पहले हमें घटना समझनी है, 1952 की घटना। देखिए 1952 की मैं आपको बात बताऊं, 1952 ठीक, 1952 में भारत ठीक और अमेरिका का बीच एक कंपनी के द्वारा एक समझौता हुआ। भारत और अमेरिका का एक कंपनी के द्वारा एक समझौता हुआ, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। फोर्ड फाउंडेशन जो अमेरिका में स्थित है, उससे भारत का कुछ समझौता हुआ। ये समझौता हुआ 1952 में, फोर्ड फाउंडेशन। इस समझौते के बाद क्या होता है, इसके तहत कुछ आर्थिक मदद, पैसा देने की बात उसने की कि भारत में जो बेरोजगारी है, निर्धनता है, ठीक, इसकी हम समस्या के लिए भारत की कुछ आर्थिक मदद करेंगे। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसी के तहत गाइस याद रखिएगा, इसी के तहत 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई, स्थापना की गई। जब 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम की स्थापना की गई मित्रों, तो स्थापना करने के बाद क्या होता है, इसका सीधा उद्देश्य था। 2 उद्देश्य थे इसके। पहला उद्देश्य बता दे रहा हूं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उन निचले स्तर के लोग हैं, उनको जागृत करना था। क्या करना था, जागृत करना था। और उन्हें स्वयं की समस्या का समाधान करने योग्य बनाना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को, मैं पिछले सेटों में देख लेना, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, मैंने यहां से इसलिए इसको क्या कर दिया, मोस्ट लगा दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना किसके तहत हुई, तो बताना 2 अक्टूबर 1952, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जी एक कैसा राज चाहते थे, स्वराज चाहते थे। और हमने आपको पिछली कक्षाओं में इस बात को भी बताया है, जो गांधी जी हैं, गांधी जी का एक आपको स्टेटमेंट मैंने बताया था कि गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भारत गांव का देश है। ठीक, तो उसी प्रकार से 2 अक्टूबर 1952 स्थापना की, किसके तहत की गई, फोर्ड फाउंडेशन। और फोर्ड फाउंडेशन भारत अमेरिका समझौता 1952 के तहत की गई। ये बातें हम आपको बता रहे थे। ठीक, तो क्या इतनी बातें आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि सर हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में इतना जान रहे हैं, प्रश्न कहां से आएंगे। तो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो लोग समझिए, देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। स्थानीय स्वशासन, देखिए अब स्थानीय स्वशासन की पूर्णता विशेषता मैं आपको ये बताऊं तो स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले एक समिति बनी। ठीक, एक समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति। बच्चों जब ये बलवंत राय मेहता समिति बनी, ये समिति कब बनती है तो बताना 1957 में। 1957 बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी। इस समिति का सीधा उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन को कैसे लागू किया जाए। अब जो बलवंत राय मेहता समिति थी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये त्रिस्तरीय समिति थी, त्रिस्तरीय समिति थी। अब त्रिस्तरीय समिति होने का इसने कहा स्थानीय स्वशासन
शासन। तो स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे एक बात कर लूं मैं, किसी भी जिला की बात कर लेना, किसी भी जिला में किस प्रकार से हम लोग विकास कर सकते हैं, कैसे जिला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता साहब ने जो 1957 बलवंत राय मेहता समिति बनाई, जो त्रिस्तरीय समिति थी। जो कैसी थी भाई? त्रिस्तरीय समिति थी। अब इस त्रिस्तरीय समिति का आप लोग अर्थ समझ लीजिए। स्थानीय स्वशासन, अब देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। ये 3 प्रकार से बनाए। उन्होंने कहा गांव का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या स्थित होगी भाई? ग्राम पंचायत। क्लियर है कि नहीं? क्या? ग्राम पंचायत। उन्होंने कहा ब्लॉक स्तर पर भी, उसने कहा ब्लॉक स्तर पर भी विकास होना चाहिए। तो एक ब्लॉक समिति बना दी। क्या बना दी भाई? ब्लॉक समिति, जिसे बोलते हैं हम लोग पंचायत समिति। क्या बोलेंगे? पंचायत समिति। और हम लोग आगे बात करें, आपको आगे बात करें, एक बना ली जिला समिति। क्या बना दी भाई? जिला समिति। ये 3 प्रकार की समिति बनाई। किसने बनाई हुई समिति? बलवंत राय मेहता। 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय समिति की स्थापना की, जिससे स्थानीय स्वशासन की बात की गई। अभी भी आप लोग याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन की यहाँ पर उसने बात तो कर दी, लेकिन स्थानीय स्वशासन अभी लागू नहीं हुआ। कई समितियां आएंगी, अशोक मेहता भी समिति में अभी आपको बताने वाला हूं। कौन सी समिति? 2 स्तरीय। तो आपको याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, 1957। बलवंत राय मेहता समिति किस स्तर की थी? 3 स्तर की। वो 3 स्तर उसने क्या बताए? गांव पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिला पर जिला समिति बताए गए। जबकि हम लोग दूसरी बात करें यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की हम लागू होने की बात करते हैं। तो यार स्थानीय स्वशासन जो आपका लागू होता है, पहले प्रायोगिक रूप से लागू होता है, इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया, केवल प्रायोगिक रूप से लागू किया गया। अब जब प्रायोगिक रूप से इसे लागू किया गया, स्थानीय स्वशासन को हम लागू कर रहे हैं, जब प्रायोगिक रूप से लागू किया, उसने कहा भाई पहले से देखो तो कैसे फायदा हो रहा है गांवों को, क्या विकास हो रहा है। तो स्थानीय स्वशासन पहले प्रायोगिक रूप से लागू किया गया। जब ये लागू किया गया मित्रों, तो ये लागू किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। कहा किया गया था? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसकी स्थानीय स्वशासन की लागू। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अगर आपसे परीक्षा पूछा जाए कि प्रायोगिक रूप से स्थानीय स्वशासन सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो आपको वहां उत्तर बता देना है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन हमारा कहां लागू किया गया? आंध्र प्रदेश पर लागू किया। लेकिन कभी आपसे इस प्रकार से पूछे औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से स्थानीय स्वशासन कहां लागू किया गया? औपचारिक रूप से स्थानीय शासन कहां लागू किया गया? तो आप लोग बता दीजिएगा कि 2 अक्टूबर आप लोग बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को औपचारिक रूप से स्थानीय स्वशासन जो लागू कर दिया गया, ये लागू किया गया था राजस्थान में। कहां लागू किया गया था? राजस्थान में। जब राजस्थान में से लागू किया गया तो प्रश्न बहुत बनता कि राजस्थान में जब इसे लागू किया गया तो राजस्थान में कहां? तो बता, राजस्थान के जिला नागौर। कहां पर भाई? नागौर पर। कहां पर? नागौर पर। राजस्थान के जिला नागौर पर इसे लागू कर दिया गया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक नागौर पर लागू किया गया। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इसे लागू किया गया, ताकि भारत की इस प्रकार की समस्याओं को हम लोग क्या कर सकें? समाधान कर सकें। स्थानीय स्वशासन मतलब गांव में क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी, एक ब्लॉक स्तर पंचायत समिति होगी, एक जिला समिति होगी। तो क्या आप मुझे बताइए, केवल एक केंद्र सरकार है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक, आज एक कल्पना करके सोचिएगा, आज लोग सोने से पहले कल्पना करिएगा कि केवल मोदी होता, न जिला में उपजिलाधिकारी होता, न उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ होता, तो क्या होता? चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ प्रश्न देके जाते हैं। आज कुछ प्रश्न देके जाते हैं। अगली क्लास में आपको द्विस्तरीय समिति बताऊंगा। पहला प्रश्न याद रखना, ढूंढ करना, गूगल करना, मैं बताऊंगा क्योंकि परीक्षा में आने वाला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय समिति का दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न पहला। इसका दूसरा नाम ढूंढ के लाना है आपको, इसका दूसरा नाम। और एक प्रश्न मैंने बताया कि स्थानीय स्वशासन का जनक अगर मुगल काल में पूछा जाए तो आप अकबर बताना। ठीक, आधुनिक भारत के तहत किस वायसराय को कहते हैं? लॉर्ड रिपन। अगर तुमसे कभी ये पूछे, ठीक मेरी बात समझना, ये उत्तर देना आपको कल आपको ये उत्तर देना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक
स्वतंत्र भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक, स्वतंत्र भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या वास्तुकार किसे कहा जाता है, उसके आप लोग उत्तर करेंगे। ठीक, 2 प्रश्न मैंने दे दिए आपको, 2 प्रश्न, इसका दूसरा नाम ढूंढ कर रखना है आपको, कहीं भी गूगल करिए। और तीसरा मैंने आपको बता दिया, भारत या स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। सबसे पहले औपचारिक रूप से कहां लागू किया आपने, राजस्थान जिला नागौर, और यहां पर हम लोगों ने बात की आंध्र प्रदेश पर प्रायोगिक रूप से लागू हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पर, हम लोग काम करते रहेंगे। याद रखना हमारा लगातार काम सबसे ज्यादा रहेगा ग्रामीण परिवेश, और इसे हम लोग 1 महीने के अंदर ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें बाकी विषयों पर भी ध्यान देना है, लेकिन हम लोग ध्यान दे रहे हैं, काफी बात भी कर रहे हैं। चलिए देखते रहिए, घर में रहिए, एक मोटिवेट रहिए, और मोटिवेट का एक अर्थ समझिए। मैं आपको जाते जाते बता दे रहा हूं एक छोटी सी बात। ठीक, एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, गांठ बांध कर रखिएगा, शायद जीवन में बहुत काम देगी। इतना समझिए कि अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, समझिए, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो बहाने बहुत है ना, और अगर आपके पास बहुत कुछ है तो क्या वहां पर बहाने नहीं है? दोनों में बहुत अंतर है। आज कुछ नहीं है, आपके पास आज बहुत ज्यादा है, देखिए बहाने दोनों जगह हैं, लेकिन बहानों में अंतर बहुत होते हैं, क्योंकि सब कुछ है इसलिए कोई बहाना नहीं है, कुछ नहीं इसलिए बहुत बहाना है। इसका सीधे से अर्थ है कि आपको मैं बता दूं, यहां भी व्यक्ति गया है ना, ये जो गया है तो ये सफल व्यक्ति है। ठीक, वो बहानों से नहीं गुजरा, इसलिए उसके पास कोई बहाना नहीं है। आज हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास क्या है, बहाना। क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं, सफलता केवल इस बात को बताती है कि हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, सफलता किसी के रिश्तेदार नहीं है। बस आज सफलता जरूर ये बात बताती है कि तुमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया है। देखिए, हार्ड वर्क करिए, सफलता आपकी रिश्तेदार बन जाएगी। केवल मैं आपको बता रहा हूं, हार्ड वर्क करिए, सफलता आपकी रिश्तेदार बन जाएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।